लैला, तुम्हें बस 6 महीने के लिए नाटक करना है। मैं तुम्हें 6 महीने से एक भी दिन ज्यादा नहीं रखूंगा उस पागल खाने में। सर, पर बात यही है ना कि मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अगर मैंने सच में उस लड़की को मारा होता तो मैं चुपचाप जेल में उम्र कैद बिता लेती। ये सब उन मिनिस्टर के बेटों की वजह से है और वो केस तो क्लोज हो गया था ना। 1 साल होने को आया है, अब दोबारा क्यों खोल रहे हैं केस? आई नो लैला, बट तुम्हें भी पता है कि उस जज को पैसों से खरीदा जा चुका है। बस ये मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो तुम उस एसएलएम से बाहर आ जाओगी। आई हेट दिस। बस 6 महीने लैला, मैं तुम्हें 6 महीने बाद बेल पेपर्स के साथ मिलूंगा। टेक केयर। लैला मात्रे को एक छोटी लड़की के हिट एंड रन केस में जेल हुई थी। सच्चाई ये थी कि शहर के बड़े मिनिस्टर के 2 बिगड़े बेटों का किया धरा था वो सब। पर मिनिस्टर के बेटों को कौन सा जज सजा देगा? लैला के लॉयर ने उसके मेंटली अनस्टेबल होने का बहाना देकर उसकी सजा 6 महीने के लिए एक मेंटल असाइलम में करवा दी थी। छी, कैसा टूटा फूटा और पुराना पागल खाना है। यहाँ ज्यादा रहूंगी तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। इतना शोर भी है यहाँ, ये पागल लोग इतना चिल्लाते क्यों हैं? तभी कोई दरवाजा खोलता है। एक थोड़ी बूढ़ी औरत बिना मुस्कुराए लैला से बात करती है। मैडम, ये पागल खाना है, तुम्हारा घर नहीं, अंदर से कुंडी लगा के रखो। वो केयरटेकर ये सब बोल के लैला के कमरे से बाहर चली जाती है। लैला दरवाजे को कुंडी लगा के अपने बिस्तर में सोच में बैठी रहती है। तभी लैला की खिड़की पे कोई नॉक करता है। एक प्यारी सी लड़की खिड़की से अंदर देख रही है। हेलो, आपका नाम क्या है? पायल। हेलो पायल, मेरा नाम लैला है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मम्मी यहाँ काम करती हैं और मैं दिन भर यहीं घूमती रहती हूँ। अच्छा पायल, आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है मानो आपको कहीं देखा है। क्या हम पहले मिल चुके हैं? याद आ जाएगा। अच्छा बताओ, आज से आप मेरे दोस्त हो ना? थैंक गॉड, यहाँ कोई तो नॉर्मल है। लैला उस असाइलम में पायल के अलावा और किसी से बात नहीं करती थी। लैला और किसी से बात नहीं करती थी, बस केयरटेकर बीच बीच में खाना देने आती थी। हर हफ्ते एक दिन सबको कमरे से बाहर गार्डन में घूमने दिया जाता था। ऐसे ही लैला के 2 महीने बीत गए और उसे पता भी नहीं चला। और फिर एक दिन, लड़की, अपना खिड़की बंद करो, आज बारिश होने वाली है, कपड़े भीग जाएंगे। अच्छा ठीक है, बस थोड़ी देर में करती हूँ। अभी बंद करो, ऊपर से ऑर्डर आया है। ठीक है, कर लूंगी। बस थोड़ी देर उस लड़की से बात करूं, फिर कर लूंगी, वो आती ही होगी। लड़की, तेरा कमरा 3रे माले पे है, कौन सी बच्ची आएगी तुझे 3रे माले पे मिलने? खिड़की बंद कर चुपचाप। मैं वो हाँ, क्या 3रा माला? लैला कुछ जवाब नहीं दे पाती। वो बोलते बोलते रुक जाती है। केयरटेकर इतना बोल के कमरे का दरवाजा जोर से बंद करके चली जाती है। पायल, क्या मैं सच में पागल हो रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरा कमरा 3रे माले पे नहीं है, वो औरत पागल है, मैं नहीं। लैला अपनी बातें दोहराते हुए अपने बिस्तर पे चढ़ के खिड़की से बाहर देखती है। उसका कमरा सच में 3रे माले पर होता है। लैला की आंखों के सामने बार बार पायल की शक्ल आती है और फिर अचानक से याद आता है कि रास्ते में जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो पायल ही थी। लैला के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। मुझे बाहर निकालो, दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो। केयरटेकर लैला को चिल्लाते हुए सुनकर उसके कमरे में आ जाती है। क्या हो गया है पागल लड़की, तुझे चिल्ला क्यों रही है बार बार? प्लीज प्लीज आप मेरी बात समझिए, मैं इस कमरे में नहीं रह सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। चुप, बिल्कुल चुप, यही तेरा कमरा है, तू यही रहेगी। तुम पागलों की बात मानने लग गए तब तो हो गया हमारा। मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा उस लड़की को। चुप, बोला ना। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज प्लीज, कोई मेरी बात सुनो। लैला दरवाजे के सामने रोते हुए ही सो जाती है।
उसकी आंखें खुली तो पायल खिड़की पे बैठी हुई है। उसने एक्सीडेंट वाले कपड़े पहने हुए हैं और उसके सर पर चोट लगी हुई है। वो मुस्कुराती है और लैला से पूछती है, दीदी याद आया कहाँ देखा था? लैला जोर जोर से चिल्लाती है, लड़की से माफी मांगती है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। उस लड़की ने कभी भी लैला का साथ नहीं छोड़ा और लैला को एक इमेजिनरी लड़की दिखने के कारण पागल घोषित कर दिया गया। आज भी लैला के कमरे में पायल आती है और लैला चीख चीख के दरवाजा खोलने की विनती करती है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। बारिश की वो रात, कभी कभी छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ जाती हैं। ये सबक मुझे तब देखने को मिला जब 9 साल पहले मैं अपने 2 दोस्तों के साथ एक अजनबी शहर में फंस गया था। जॉब लगने से पहले मैंने और मेरे दोस्त अजय ने कई सारे एग्जाम दिए थे। हमारे एक एग्जाम का सेंटर देहरादून में पड़ा था। मैं संगम, हेलो अजय, मैं रिजर्वेशन करा रहा हूँ देहरादून का। दोनों लोगों का साथ में ही करा देता हूँ, तू मुझे कल पैसे दे देना यार। 3 लोगों का रिजर्वेशन करा देना। अपनी कोचिंग में जो आकांक्षा नाम की लड़की पढ़ती है वो भी हमारे साथ ही जाने को बोल रही थी। ये लड़कियों के झंझट में पढ़ना बेकार है, इतनी दूर का सफर है। अपने दोनों लोग चलते हैं, मजे करेंगे। आकांक्षा अपनी मम्मी के साथ मेरे घर आई थी। उसका सेंटर हमारा सेंटर एक ही है, उसका भी रिजर्वेशन करा दे वरना उसे बुरा लगेगा। आखिरकार मुझे आकांक्षा का रिजर्वेशन कराना पड़ा और फिर हम तीनों लोग साथ साथ एग्जाम देने पहुंचे। अगस्त का महीना था और बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। जब हम लोग एग्जाम देकर निकले तो घनघोर वर्षा हो रही थी। अब क्या करें, ऐसी बारिश में भीगते हुए अगर स्टेशन पहुंचे तो बीमार पड़ जाएंगे। यहाँ आसपास ही में एक सिनेमा हॉल है, बर्फी मूवी लगी हुई है, मूवी देख लेते हैं, फिर चलेंगे आराम से। सीधे स्टेशन चलते हैं। अगर मूवी देखने जाएंगे तो रात हो जाएगी, फिर पता नहीं कोई सवारी मिले या ना मिले। ये कॉलेज मेन रोड से बहुत दूर है, अभी तो यहाँ कुछ सवारियां भी हैं। मेरी मूवी देखने का बहुत मन है। ये मूवी सिनेमा से उतरने वाली है, बिना देखे मैं नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी टिकट के पैसे मैं दे दूंगा। अजय नहीं माना और हमें भी जबरदस्ती ले गया। वो सिनेमा हॉल काफी खटारा सा था, बहुत कम लोग फिल्म देखने आए थे। जब हम सिनेमा हॉल से बाहर लौटे तो मौसम और भी खराब हो चुका था। सड़क पर कमर तक पानी बह रहा था। दूर दूर तक ना कोई ऑटो दिख रहा था, ना रिक्शा जो हमें स्टेशन छोड़ सके। मैंने पहले ही मना किया था ना, सिनेमा मत जाओ। हम लोग किसी तरह रोड के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगे। तभी आकांक्षा का पैर फिसल गया और उसके सारे कपड़े गंदे हो गए। मैंने मन में सोचा कि काश आकांक्षा को साथ में ना लाए होते तो हम लड़के किसी भी हालत में स्टेशन पहुंच जाते। हम लोग परेशान खड़े थे, तभी हमारे पीछे एक दरवाजा खुला। एक औरत ने दरवाजा खोला। आंटी जी, क्या कुछ देर के लिए हम आपके घर रुक सकते हैं? हम यहाँ एग्जाम देने आए थे लेकिन बारिश के कारण फंस गए हैं। वो औरत पहली नजर में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन उसका प्यार भरा व्यवहार देखकर हमें कुछ संतुष्टि हुई। हम तीनों उसके घर में चले गए। बेटी, तुम बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। आंटी किचन में चली गई और आकांक्षा बाथरूम की तरफ गई। आकांक्षा ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला वो चीख पड़ी। हम लोग तुरंत आकांक्षा के पास गए। क्या हुआ आकांक्षा? बाथरूम के अंदर टब में ढेर सारी हड्डियां पड़ी हुई हैं। तभी आंटी वहां आ गई और उसने बाथरूम का दरवाजा खोल कर दिखाया। अंदर कुछ नहीं है बेटी, तुम्हें कोई धोखा हो गया है। मैंने अंदर झांका, टब में कुछ भी नहीं था। आकांक्षा डरते हुए बाथरूम में गई और 1 मिनट में चेंज करके वापस लौट आई। कुछ देर बाद आंटी चाय लेकर आई तो मुझे उल्टी होने लगी। चाय के रूप में खून भरा हुआ था। हद तो तब हो गई जब आकांक्षा और अजय कप में भरा खून चाय की तरह पीने लगे। क्या उन्हें कप में चाय दिखाई दे रही थी? मैं उन्हें टोकना चाहता था, पर आंटी सामने बैठी थी और पता नहीं क्यों उसके सामने मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हो पाई। बेटा, तुम चाय क्यों नहीं पी रहे हो? आंटी, मेरी तबीयत शायद कुछ ठीक नहीं लग रही है, मेरा जी घबरा रहा है। आंटी, मेरी तबीयत शायद कुछ ठीक नहीं लग रही है, मेरा जी घबरा रहा है। आंटी, मेरी तबीयत शायद कुछ ठीक नहीं लग रही है, मेरा जी घबरा रहा है। आंटी, मेरी तबीयत शायद कुछ ठीक नहीं लग रही है, मेरा जी घबरा रहा है।
आंटी अजय से बात करने में व्यस्त हो गई। मेरा ध्यान किचन की तरफ था। ऐसा लग रहा था जैसे किचन में से कोई झांक रहा हो। मेरे हाथ पैर कांपने लगे जब मैंने देखा कि किचन से एक चुड़ैल झांक रही है। मैंने डरते हुए आंटी से पूछा, आंटी किचन में कोई है क्या? नहीं, किचन में कोई नहीं है। पर मैंने अभी किसी को देखा है। आंटी की आंखों में क्रोध झलक आया, जैसे मैंने अपनी बात पर जोर देकर कोई अपराध कर दिया हो। अजय, आकांक्षा, हमें चलना चाहिए। कोई ना कोई सवारी मिल ही जाएगी। इतनी रात में तो इन्हें कहाँ ले जाएगा? मौसम बिगड़ चुका है, बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे हैं। आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह आराम से चले जाना। आगे मेरी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। आंटी ने पहली मंजिल पर हमें सोने के लिए कमरा दे दिया। आकांक्षा और अजय तो घोड़े बेचकर सो गए, लेकिन मेरी याद बिल्कुल नहीं लग रही थी। तभी अंधेरे में कोई आकृति आई और कमरे में झांक कर गई। मैंने धीरे से आकांक्षा और अजय को जगाया और उनके कान में बताया कि कमरे में कोई झांकने आ रहा है। इस बार फिर कोई जब झांकने आया तो हम तीनों ने उसे देखा। इस घर में सब कुछ ठीक नहीं है। हमें यहाँ से इसी वक्त निकल जाना चाहिए। हम तीनों दोस्त दबे पैरों सीढ़ियों से नीचे उतरे और मेन गेट की तरफ बढ़े, लेकिन तभी किचन से 2 चुड़ैलें निकल आईं। कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओगे? इनकी बकवास मत सुनो, भागो यहाँ से। हमने मेन गेट खोला। मैं और अजय तुरंत ही बाहर निकल गए, लेकिन आकांक्षा पूरी नहीं निकल पाई। चुड़ैलों ने उसके बाल पकड़ लिए। हम आकांक्षा को बाहर खींच रहे थे और चुड़ैल है उसे अंदर खींच रही थी। आकांक्षा के बाल उखड़ते जा रहे थे। तभी कहीं से एक अंकल आए और उन्होंने एक झटके में आकांक्षा के कैंची से बाल काट दिए। चुड़ैलें बालों सहित अंदर गिर पड़ी। अंकल ने हम तीनों को बाहर निकाला और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। तुम लोग इस घर में क्यों घुस गए? ये घर पिछले 25 सालों से बंद पड़ा है। 25 साल पहले यहाँ चौधरी परिवार रहता था। एक बार 2 चोर पानी पीने के बहाने घर में घुस गए थे। उन्होंने पूरे परिवार की हत्या कर दी और सामान वगैरह लूट कर ले गए। तब से उस परिवार की आत्मा इसमें भटकती है। अंकल, हम एग्जाम देने आए थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण फंस गए। उन अंकल ने हमें अपनी कार से स्टेशन तक छोड़ दिया। उस अनुभव से मैंने सीखा कि कभी भी किसी अजनबी के घर में शरण लेने से बचना चाहिए।